आज का हम लोगों का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अभी तक हम लोग ये समझते थे कि ओम्स लॉ हमारा हर जगह फुलफिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओम्स लॉ के फुलफिल होने की सिर्फ यही कंडीशन है, द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। लेकिन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट था कि जब हम किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो करंट जब काफ़ी देर तक फ्लो होता रहता है तो हमारा जो कंडक्टर है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी से। तो जब हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा ओम्स का लॉ फॉलो नहीं होगा। तो पहली लिमिटेशन हमारी यही है कि यदि हम वी आई करेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं वी आई, अब हमने इधर लिया है V, इधर लिया है I। पहले हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आया, मान लीजिए O से लेकर A तक, इट्स ए स्ट्रेट लाइन। यदि हम इसका स्लोप लेते हैं, इस ग्राफ का स्लोप लेते हैं, तो हमको मिलेगा I अपॉन V, और उसके यदि हम रेसिप्रोकल करें तो हमको मिलेगा V अपॉन आई, जो कि एक रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, और कांस्टेंट आ रहा है। यदि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट आ रहा है V और I के बीच में, इसका मतलब ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है। लेकिन एक सर्टेन कंडीशन के बाद, एक सर्टेन कंडीशन के बाद हम V तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जिस रेशियो में V बढ़ रहा था उसी रेशियो में I भी बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारा ग्राफ कुछ V एक्सिस की तरफ टर्न हो गया, यानी हमको ग्राफ मिला ए बी जो ग्राफ है वो V और I के बीच का जो रेशियो पहले मिल रहा था फॉर O टू A के लिए, अब A और B का रेशियो वो नहीं रहा। V तो बढ़ रहा है लेकिन उस रेशियो में I नहीं बढ़ रहा, यानी अब हमारे कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने लगा। तो A से B के लिए अब हमारा ओम्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड ग्राफ पर, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर है, डिटेल में हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे इसको। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये P पोर्शन है और ये N है। ये सेमीकंडक्टर है, इट इज नॉट अ कंडक्टर। ये ध्यान रखिएगा, ओम्स का लॉ कंडक्टर के लिए वेरीफाइड है, सेमीकंडक्टर के लिए तो वैसे भी वो फुलफिल नहीं होता। तो जब हमने पीएन जंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन V एंड I, हमने इधर लिया है V और इधर लिया है I। जिस समय हम इस पीएन जंक्शन के P सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसी बाइसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में जब हम V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहले हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से, V तो बढ़ रहा है लेकिन I उस रेशियो में नहीं बढ़ता, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, और जब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है यानी ओम्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। अब यदि हम P सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और N सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं,
तो ऐसी बाइसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। पी सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव से और एन सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव से, तो ऐसी बाइसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस में इधर हमारा V हो जाता है माइनस में और करंट भी नेगेटिव में। यहां पर फॉरवर्ड बाइस में हमारी जो करंट थी वो थी मिली एम्पियर में, और रिवर्स बाइस में हमारी करंट होती है माइक्रो एम्पियर में। तो जब हम पीएन जंक्शन का रिवर्स बाइस में ग्राफ प्लॉट करते हैं VI का, तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, कुछ इस तरीके का। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। जब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है मतलब यहां पर भी हमारा ओम्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। एक तीसरा ग्राफ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये भी एक सेमीकंडक्टर का ही ग्राफ है। ये ग्राफ हमारा है गैलियम आर्सेनिक के बीच में। गैलियम आर्सेनिक भी हमारा एक सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनिक। इसमें देखिएगा जब हमने V और I के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो इधर हमने वही लिया है V और इधर हमने लिया है I। जब गैलियम आर्सेनिक के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके का। अब यहां पर जरा ध्यान देने वाली चीज ये है कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ I हमको दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ओम का लॉ कहता है कि V के बढ़ने के साथ I भी बढ़ता है। इस ग्राफ में V2 की वैल्यू V1 से बहुत ज्यादा है, लेकिन करंट दोनों जगह सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर भी हमारा ओम्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। एक ग्राफ और है हमारा थायोस्टर। थायोस्टर हमारा कहलाता है बेसिकली थायोस्टर, RISTOR, थायोस्टर। Thyristor is a combination of 4 to 5 PN junctions and they are connected in series. So Thyristor का ग्राफ भी हमको कुछ इस तरीके का मिलता है। फॉरवर्ड बाइस में कुछ हमको ऐसे करके आता है और रिवर्स बाइस में ग्राफ वैसा ही मिलता है जैसा कि हमारा PN जंक्शन में मिला था। सो थायोस्टर के केस में हमारा VI ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यहां पर भी हमारा ओम्स का लॉ फॉलो नहीं हो रहा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। जब हमने रेजिस्टेंस का डिस्कशन किया था तो वहां पर बात हुई थी कि जो रेजिस्टेंस है वो V पर और I पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा था? रेजिस्टेंस यहां पर डिपेंड करता है द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जिस भी कंडक्टर की जितनी लंबी लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। हमने दोनों को कंबाइन किया, सो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R is equals to rho L upon A, where rho is a constant, rho is a constant and called resistivity, of the conductor. यहां से रो को देखें तो यहां से रो की वैल्यू हमारी हो गई R,
A upon L. If A is equals to 1 मीटर स्क्वायर और L को हमने लिया 1 मीटर, A भी हमारा 1 मीटर स्क्वायर हो गया, L भी 1 मीटर है, तो यहां से हमारी रो की वैल्यू आ गई R की इक्वल। तो यहां से डेफिनेशन क्या बनी रेजिस्टिविटी की? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज numerically equals to its resistance when the length and area of cross section of the conductor is unit. हिंदी में बात करें, किसी भी कंडक्टर का विशिष्ट प्रतिरोध आंकिक रूप से उसके प्रतिरोध के बराबर होता है यदि कंडक्टर का क्षेत्रफल तथा उसकी लंबाई एकांक है। मीन्स when the length of the conductor and area of cross section is unit, then resistivity is numerically equals to its resistance. रेजिस्टिविटी की यूनिट होगी हमारी रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहां पर हमारी यूनिट ऑफ रो हो गया ओम मीटर। रेजिस्टिविटी लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि यदि सपोज कीजिए हमने कोई कंडक्टर आयरन लिया, तो आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स होगी। रेजिस्टिविटी आयरन की उसकी लेंथ पर और एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पर करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड हमारी करती है टेम्परेचर पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेजिस्टेंस लेंथ पर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बिल्कुल वही है कि हमने एक कंडक्टर लिया, दिस इज अ कंडक्टर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया है A, लेंथ हमने इसकी ले ली है L, एंड इट इज कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ बैटरी हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस V। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये टर्म पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई इस डायरेक्शन में, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव लाइक दिस। व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, हम ड्राइव कर चुके थे पहले भी कि हमारा जो I है दैट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। आई हमारी किस पर डिपेंड करती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं तब आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी डी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, वी डी इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, वेयर टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। वी डी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको आई मिलेगा एन ई ए ई ई अपॉन एम इंटू टाउ। आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए इंटू ई। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E, पोटेंशियल डिफरेंस है V, और लेंथ है कंडक्टर की L। E इज इक्वल्स टू V अपॉन L, क्योंकि यहां पर हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है, और यदि हमारा फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम E की जगह V अपॉन L लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल्स टू हो गया N ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए, और E की जगह हमने लिखा V अपॉन L।
अब हम यहां से V अपॉन आई की वैल्यू निकालते हैं। V अपॉन आई, V अपॉन आई इज इक्वल्स टू M अपॉन N E स्क्वायर टाउ L अपॉन E। M is the mass of the conductor and number of free electrons per unit volume. E is the charge of the electron and tau is the average relaxation time. ये सारी क्वांटिटी हमारी कांस्टेंट है। अब हमारी क्वांटिटी आ रही है V अपॉन आई। ये V अपॉन आई एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और वो फिजिकल क्वांटिटी जो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली है, वो और कोई नहीं, दैट इज द रेजिस्टेंस। तो क्या हमारा यहां से V अपॉन आई R हो गया। यदि मैं इस इक्वेशन को R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A से कंपेयर करूं तो यहां से हमको रेजिस्टिविटी मिल रही है M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। यानी जो हमारी रेजिस्टिविटी है, मास M कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट टाउ, यानी रेजिस्टिविटी हमारी टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम किसी कंडक्टर को हीट करते हैं, कंडक्टर को यदि हम हीट कर रहे हैं तो हमारे जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब वो हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे। जब वो हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा था वो बहुत फास्ट हो जाएगा। जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो एवरेज आपका रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी यहां पर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड द रेजिस्टिविटी increases.